नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। 1 मई 2025 आज का दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिकों की वैश्विक परेशानियां, उनकी समस्याएं और उनके निराकरण पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आदरणीय श्री प्रभुनाथ मिश्रा जी। आपका स्वागत है। प्रभुनाथ मिश्रा जी पिछले 40 वर्षों से हमारे शहर भिलाई में श्रमिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। इंटक औद्योगिक क्षेत्र के महासचिव हैं, तेज तर्रार नेता, तेज तर्रार वक्ता और काफ़ी जुझारू किस्म के नेता के रूप में और स्पष्टवादी और प्रखर वक्ता के रूप में ये भिलाई में इनकी अलग पहचान है। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तो आज की चर्चा में हम जब इस प्रारंभ करें इससे पहले कि श्रमिकों के विषय में इसके इतिहास में जाना चाहेंगे। वैश्विक रूप से श्रमिकों का शोषण जो है वो आदिकाल से होता आ रहा है। एक समय ऐसा था कि गुलामी व्यवस्था थी। गुलाम प्रथा के समय श्रमिकों को बिना किसी मानदेय के, बिना किसी भुगतान के उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। बदले में 2 वक्त का खाना मिल जाए, ये बड़ी बात होती थी। गुलामों को रखा जाता था। वो अपनी स्वेच्छा से न काम छोड़ सकते थे, न किसी नौकरी को वो कर सकते थे, तो वो गुलाम कहलाते थे। गुलामी प्रथा का धीरे धीरे जब गुलामी प्रथा हटी यूरोप में और अमेरिका में, पहले इसका विरोध प्रारंभ हुआ। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था में बेगारी की भी प्रथा रही कि सामंत जमींदार जो होते थे, मर्जी न मर्जी उनके मर्जी का काम जो है वो बेगारी के रूप में करना पड़ता था। ये स्थायी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बेगारी करवाई जाती थी। उसके बाद वर्तमान स्थिति में भी बंधुआ मजदूरों की भी स्थिति कई जगह देखने को मिलती है। मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण जो है उसके पीछे सबसे बड़ा आधार इनकी अशिक्षा रही है। इनमें ज्ञान का अभाव रहा है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं आज भैया जी से चर्चा करना चाहूँगा। भैया, आज से 20 वर्ष पूर्व या आज से 50 वर्ष पूर्व की स्थिति, 40 वर्ष पूर्व जो आपने आंदोलन चालू किया श्रमिकों के लिए, तब से लेकर 40 वर्षों में आपने क्या परिवर्तन देखा है? देखो, मजदूर की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं आया है, लेकिन बताऊँ सरकार की स्थिति में परिवर्तन ज़्यादा आया है। 40 वर्ष पहले जब श्रम कार्यालय को हमारी शिकायतें जाती थी तो श्रम अधिकारी आकर के मौके पर जांच करते थे, कार्रवाई होती थी। आज वो जांच बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, श्रम विभाग निष्क्रिय हो गया है आपका? पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है या कर दिया गया है। लेकिन स्थिति पूरी तरह पूरे देश में स्थिति है, हिंदुस्तान में, कि श्रम विभाग की स्थिति न होने के बराबर है। एक उदाहरण बताऊं आपको। एक कहते हैं हम श्रम कल्याण मंडल की ओर से श्रमिकों के बच्चों को किताब दे देंगे, 4 किताब कापी दे देने से क्या हो जाएगा? सवाल ये है कि मछुआरे की 1 टोकरी मछली आपने दे दिया, एक ही दिन बेचेगा ना। मछुआरे को तालाब दो जी। मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी आपने तय करके रखी है जी, वो मजदूर को मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रही है आपका? नहीं मिल रही है। उसके लिए कानून है, कानून केवल किताब में है। कानून का पालन करने वाली एजेंसियां जो निष्क्रिय हैं। टोटल रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। आप पीएफ है, ईएसआई भविष्य निधि विभाग है, ईएसआईसी है। अब अस्पताल की हालत आप देख रहे हो। 40 साल की लड़ाई के बाद अस्पताल बना, लेकिन सेटअप नहीं आया। तो सब दिखावे का है। आम जो मजदूर है, हाँ ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान में जब तक किसान और उसे श्रमिक का रिश्ता रहा तब तक कोई शोषण नहीं था जी। वो बच्चों की तरह किसान पालता था जी। औद्योगिकरण आने के बाद अब कुछ जमींदार जो विधर्मी आए उनके कारण मजदूरों का शोषण रहा। लेकिन आमतौर पर आज भी गांव में आप देखोगे तो किसान के यहाँ काम करने वाला व्यक्ति रोटी के लिए परेशान नहीं है। किसान स्वयं भी मजदूर है, इस मजदूर के दर्द को समझता है जी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में ये स्थिति बहुत खराब है और मजदूरों को कई वर्गों में बांट दिया गया है जी। जैसे भिलाई स्टील प्लांट एक उदाहरण ले लें, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा उदाहरण माना जाता है। वहाँ 10-12 हज़ार स्थायी कर्मचारी हैं जी। उनके वेतन आप देखिए 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है, लाखों में जी। लेकिन वही काम ठेका मजदूर कर रहा है, 15,000 रुपये उसको दिया जा रहा है जी। और 15,000 रुपये में ही ठेकेदार उसको 15,000 पेमेंट भेजता है, उसका सुपरवाइजर बैंक में खड़ा रहता है कि इसे 3,000 हमको वापस करो। कुल मिलाकर श्रमिकों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली व्यवस्था जो है उसको वामपंथ का नाम मिला।
वामपंथियों का आधार ही श्रमिकों के लिए लड़ना था, लेकिन वामपंथी विचारधारा की जो लड़ाई थी श्रमिकों के लिए, वो लड़ाई कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष को जन्म देती है और हिंसक भी है। लोकतंत्र में इसका विश्वास भी नहीं है। इस वामपंथी व्यवस्था के अतिरिक्त जो दूसरी विचारधारा है, इनमें इनका श्रमिकों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पण या श्रमिकों के लिए ये विचारधारा जो काम करते नहीं दिखती, उसकी क्या वजह है? देखिए, वामपंथी तो इसलिए विफल हुए कि वे सामंजस्य स्थापित नहीं करते, जी, घृणा पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। जहाँ द्वेष होगा वहाँ काम बिगड़ेगा। हमारी मांग पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ऐसा नहीं होता। गाय आपने पाला है, गाय को आप उचित सेवा करेंगे तो उसका दूध मिलेगा। अच्छी सेवा हुई, ज़्यादा दूध मिलेगा, तब आप मांग कर सकते हो मालिक से, गौशाला के मालिक से कि हमको ज़्यादा हिस्सा दो। गाय की सेवा ही नहीं करोगे आप, हमको हिस्सा दो, कहाँ से मिलेगा? तो सामंजस्य बनाने की बात है। यहाँ तक इंटेक यूनियन ने शुरुआती दौर में ऐसा किया कि न दलाल न दुश्मन, एक जिम्मेदार यूनियन। ये मेरा भी नारा था कि हम प्रबंधन के, उद्योगपति के दलाल भी नहीं हैं, उनके दुश्मन भी नहीं हैं। हमारा काम सामंजस्य साबित करना है, मजदूर की तकलीफ को उनको बताना है जो उनसे कह नहीं पाता है वो, और मजदूर को इस बात के लिए तैयार करना है कि ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारी गाय है, गैया है, इसकी सेवा करो, अधिक से अधिक दूध निकालो, तब तुमको अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा। शुरुआती दौर में बातें ठीक चलती रहीं, लेकिन सरकारीकरण होने के बाद ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, सरकारी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ा और नेताओं को खरीदने की एक पॉलिसी बनी। इनको खुश रखो नेताओं को, इनको धीरे धीरे मजदूर से दूर करो। आज स्थिति है कि नेता मजदूर से दूर है। नेता, जो मजदूर नेता हम यूनियन के लोग हैं, वो आम मजदूर भरोसा नहीं करता। और उसका कारण एक बार और है कि हम बार बार हम क्या हड़ताल कर नहीं सकते। हम लेबर ऑफिस जाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी में जाते हैं। अभी औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषित होने की बड़ी समस्या है। मजदूर बोतल पानी लेके जाता है, गर्मी है, वो 2 लीटर 1 लीटर का बोतल 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। कहाँ से पानी लावे? कुछ लोग पानी खरीद के दे रहे, फिर पर्याप्त नहीं हो रहा है। आदमी को हाथ पैर भी धोना है, मान लो शौच जाना है, शौचालय जाना है, पूर्ति नहीं हो रही। नगर निगम जल की आपूर्ति नहीं कर रहा है। और हम लोग पिछले 30 साल से पर्यावरण विभाग को लिख रहे हैं। कई बार कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी हुआ, निगम में प्रदर्शन हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अभी जो घटना जो हुई है 3-4 दिन पहले का, मैंने अखबारों में पढ़ा कि नगर निगम आयुक्त का ये मानना है कि रसायन युक्त जो है प्रदूषित जल औद्योगिक क्षेत्र में जा रहा है, और जो पर्यावरण के अधिकारी हैं वो साफ इनकार कर देते हैं इससे कि नहीं जा रहा है। तो ये सरकार के 2 जो अलग अलग विभाग हैं, इनमें आपस में ही मतभेद है, मतांतर है। यही बड़ी गड़बड़ी है। अब पर्यावरण विभाग के अधिकारी पर सीधी कार्रवाई होना चाहिए, बर्खास्त करो उसको। अगर पानी नहीं जा रहा है तो भूजल दूषित कैसे हो गया? पूरा चरौदा नगर निगम, हथखोज औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई औद्योगिक क्षेत्र, एक भी उससे लगी हुई जो श्रमिक बस्तियां हैं, एक भी कुआं, एक भी तालाब का पानी उपयोग करने लायक नहीं है। लोग बोर कराए हैं उद्योग में, पानी में जहर निकल रहा है। बताइए, ये 2025 में 21वीं सदी के मध्य में हम जब बात कर रहे हैं तो श्रमिकों के अधिकार, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी और उनके और अन्य अधिकारों की बात तो दूर रही। आज स्थिति ये है कि कितनी गंभीर, कितनी बड़ी विडंबना है कि श्रमिकों को कार्यस्थल में शुद्ध पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है नेताओं को। तो सरकार कब जागेगी और ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, ये तो समय बताएगा। आने वाला समय आपको कैसा लगता है? मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रमिकों की जो समस्याएं भारत में ही, विश्व भर की तो अलग बात कर लें, भारत में ही राज्य दर राज्य अलग अलग है। किसी राज्य में वही श्रमिक जो है वो यथेष्ट प्राप्त कर रहा है और किसी राज्य में उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये इस कुव्यवस्था पर केंद्र सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता, और ये ऐसा केंद्रीय कानून या केंद्रीय इनकी जो है वो वेज की जो है वो क्यों नहीं बनती कि सबको एक साथ एक जैसा मिले? देखिए, केंद्रीय वेतनमान है, मध्य व्यवस्था है,
लेकिन राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। राज्य कहते हैं हमारे हस्तक्षेप मत करिए, ये श्रम का हमारा मामला, मेरा मामला है, वो सुनते नहीं हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मजदूरी मान लीजिए 100 रुपया रोजी है, तो कई राज्यों में राज्य की मजदूरी 50 रुपए की है, 50 रुपये का अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अब शासकीय कर्मचारी तो बात कर अपने संगठित हैं, लड़ते हैं कि हमको सेंटर के बराबर डीए दो, हड़ताल करते हैं, आप उनको दे देते हैं। लेकिन आम जो औद्योगिक मजदूर है, जो असंगठित हैं और संगठित भी जो हैं, उनकी देखिए भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी जो रिटायर होता है 3,000 4,000 पेंशन उसको मिलता है। निगम का बाबू जब रिटायर होगा तो वो 20,000 पेंशन पाएगा। हिंदुस्तान में जो उत्पादक हैं, जो उत्पादन देते हैं, वो शोषण के शिकार हैं। उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, अपनी मजदूरी भी उचित ले सकें, वो उनके हाथ में ताकत नहीं है। वो एम्प्लॉयर के हाथ में वो ताकत है। और जो मुलायम हाथ हैं, जो काम नहीं करते, केवल वसूली खाली करते हैं, सारी शक्तियाँ हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने उनके हाथ में केंद्रित कर दी हैं। इसलिए आज पटवारी घुसे से पकड़ा जाता है, 3 महीने के बाद वहीं उसकी पोस्टिंग हो जाती है। जो एक कहावत चल पड़ी है सरकारी कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, वेतन बिना काम का, कमीशन हराम का, और फिर पेंशन आराम का। तो शासकीय कर्मचारियों में और असंगठित मजदूर जो हैं या निजी क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, दोनों के रहन सहन में एक ही प्रकार का श्रम कर रहे हैं। एक समय आप ये देखिएगा कि जो निजी क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर है वो श्रम ज़्यादा भी कर रहा है, समय भी ज़्यादा दे रहा है और पैसे कम पा रहा है। सीधी सीधी जब इस देश में, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्ष हो, आजकल तो एक नया फैशन चल गया है कि एक लाल किताब जेब में लेके लोग चल रहे हैं और संविधान के नारे लगा रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो आपको समता का, समानता का अधिकार देता है। इस समानता के अधिकार का उल्लंघन, खुली उल्लंघना सरकार जो है वो खुद कर रही है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यहाँ बीएसपी का एम्प्लॉय जो है वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा है, और यही वो उतना ही काम करने वाला एक निजी श्रमिक जो है 15,000 रुपए की सैलरी पा रहा है। जैसा कि हमारे प्रभुनाथ मिश्रा जी बता रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी कुव्यवस्थाओं से लड़ने के लिए आधार क्या होगा और व्यवस्था कैसी बनेगी? न्यायपालिका के माध्यम से होगा कि सरकार को जगाने के लिए कुछ बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे? लेकिन आंदोलन कई हुए और कई आंदोलन जो है वो फेल हुए, ये हमने देखा है। क्योंकि आंदोलन करने के लिए भी वो बीएसपी का एम्प्लॉय जो है उसको मालूम है कि नौकरी बहुत लंबे समय तक इन लोग छीन नहीं सकते, वो एक बार कर लेगा। सरकारी जो कर्मचारी है वो आंदोलन कर भी लेता है, अपना अधिकार पा भी लेता है। लेकिन रोज कमाने और खाने वाला मजदूर कितने दिनों तक आंदोलन कर पाएगा, ये बड़ी समस्या है। बस ये है, इसका हल कैसे निकलेगा? शासन और प्रशासन में जो संवेदनशीलता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ का अभाव। मैं बोलता हूँ अगर नियमों का पालन हो, सरकार पालन करावे, एजेंसियां पालन करावे, तो फिर मजदूरों का शोषण रुकेगा। भले निजी क्षेत्र के मजदूर के लिए आज मान लो करीब 12,500 रुपया असंग जो मतलब अप्रशिक्षित है उसके लिए 12,500 रुपये की न्यूनतम मजदूरी है। वही मजदूरी इसको दिलवा दो, वो नहीं मिलती, 8,000 पाता है, 7,000 पाता है। जो कुशल श्रमिक हैं उनकी ज़्यादा सैलरी है, जो हाई कुशल स्किल्ड हैं उनका करीब 18,000 के करीब जाता है, जो स्किल्ड हैं वो 16,000 करीब जाता है, जो सेमी स्किल्ड हैं, अर्ध कुशल हैं, वो 13,500 के आसपास हैं, और जो अकुशल हों 12,500 के आसपास है आज की स्थिति में। लेकिन उनको मिलता ही नहीं। जो हाई स्किल्ड है वो 12,000 मुश्किल से पा रहे हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ जो सिंप्लेक्स है, बीके है, इनमें करीब 1,500 इस समूह में काम करते हैं मजदूर। परमानेंट 100-150 लोग हैं, और बाकी जो 1,000 मजदूर हैं, 1,200 मजदूर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। राज्यों के अनुसार यदि देखेंगे तो मजदूरी में भी मांग और पूर्ति का नियम काम करता लगता है कि जहां मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, निश्चित रूप से मांग इनकी मतलब संख्या ज़्यादा होती है, तो इनकी जो तनख्वाह वो अपने आप कम हो जाती है। केरल जैसी जगह में जहाँ मजदूर कम है तो मजदूरी बहुत ज़्यादा है, ये प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत में मजदूरों को
प्रत्येक प्रदेश में आवश्यकता अनुसार इनका व्यवस्थापन करने की व्यवस्था भी तो सरकार कर सकती है। बिल्कुल करना, मैं सरकार बोलता कर हूं, सकती है समान नागरिक संहिता की बात चल रही है ना, जी। समान श्रम कानून होना चाहिए, पूरे समान श्रम कानून होना चाहिए, है ना, जो उद्योग हैं। और भाई छोटी इकाई है, मध्यम इकाई है, और 100 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर अधिक काम करने वाली बड़ी इकाई है, अलग अलग रेंज कर दीजिए, लेकिन जो मजदूरी आप तय करिए वो मजदूरी मिलना चाहिए। जी। जो आपका अधिकारी है वो अपने स्टूडियो से बाहर निकलता ही नहीं है, इसीलिए सरकारें बदल रही हैं, स्थिति नहीं बदल रही है। ये कहते हैं कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, जी। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। जी। वही हाकिम, वही गुरबत, वही कातिल, वही गाजिब, न जाने कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ वही वही है, वही है। चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे बदल। लेकिन सारी प्रशासनिक तंत्र जो स्थायी सरकार है, जो नौकरशाही जी। आपकी न्याय स्थायी सरकार है, स्थायी सरकार है। इनको लगा कोई आगे जाए मेरा क्या है, यहाँ नहीं वहाँ बैठूंगा, इस रूम में ही बैठूंगा, पेमेंट हमारा कहीं आता जाता नहीं है। बड़े अधिकारी प्रवासी पक्षी की तरह से आते हैं, साल 2 साल रहे, मुझ के और चल दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब उनको उनकी कोई परीक्षा नहीं है। आप मान लो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, 5 साल बाद परीक्षा देने जाते हैं ना जनता के बीच, जी। अधिकारी को नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कहीं, किसी की जिम्मेदारी तय हो वो है नहीं। प्रश्न ये आता है भैया कि अधिकारों का रक्षण कैसे होगा, मार्ग क्या निकलेगा, क्योंकि आंदोलन का रास्ता इसके पहले हमने देखा 80 के दशक में, हाँ 80 के दशक में और 90 के दशक में, 80 और 90 के मध्य एक बड़ा आंदोलन चला श्रमिकों का। यहाँ पर एक नेता आया तो के आ गए, राजहरा से यहाँ आके बैठ गए, और इस प्रकार के आंदोलनों से विकास भी अवरुद्ध होता है। औद्योगिकरण जो है वो मार खाया। भिलाई का जो विकास, औद्योगिक विकास होना चाहिए था, वो उस समय जो रुका वो रुक ही गया, थम गया, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़। तो आंदोलन हो तो मुश्किल, ना हो तो मुश्किल, ऐसी स्थिति में श्रमिकों के लिए उपाय क्या है? नहीं, वह आंदोलन मजदूरों के भले के लिए नहीं था, उसके पीछे जो मिशनरियां थीं, जो विदेशी संगठन थे, जो नक्सलाइट संगठन थे, उनका काम है कि भारत के विकास को अवरुद्ध करो और अराजकता फैलाओ औद्योगिक क्षेत्रों में। तो नियोगी का जो आंदोलन था, नियोगी का स्पष्ट नाम लेके बता दें, नियोगी का आंदोलन जो था वो उसके पृष्ठभूमि में वामपंथी विचारधारा थी और मिशनरियों का हाथ, मिशनरियों का भी हाथ था। अच्छा, देखिए दिल्ली राजहरा में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम, मजदूरों को कोई भला नहीं हुआ। और जब लोगों ने सुझाव दिया, इंटक केटक के लोगों ने सुझाव दिया भिलाई स्टील प्लांट को, इन मजदूरों का विभागीकरण, भाई विभागीकरण करिए, बीएसपी में लीजिए। उन मजदूरों के बीएसपी में लिया, भिलाई ट्रांसफर हुआ, कहीं ट्रांसफर हुआ, राजहरा में हुआ, तब उनकी स्थिति बदली। वो तो उनको बधुआ मजदूर तरह से बना लिया गया था कि यूनियन ने सोसाइटी बना लिया, खाली अमेरिका और लंदन के अखबारों में छापते रहो। स्थिति ठीक उसके विपरीत है। तो जब किसी गलत धारणा को लेकर के, उद्देश्य को लेकर आंदोलन होते हैं तो उनकी विफलता ऐसे ही होती है। लेकिन आंदोलन सफल हुए हैं। आंदोलन सफल तब होते हैं जब आपका प्रशासन और शासन संवेदनशील हो। शासन प्रशासन की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। मजदूरों की अपनी क्षमता है आंदोलन करने की, वो काम छोड़ के कितने दिन बैठेंगे? आप उनकी बात को सुनते नहीं। इसलिए मजदूर जमात में, मजदूर वर्ग में एक बड़ा निराशा का वातावरण है। इसी देश में श्रमिक आंदोलनों से बड़े बड़े नेतृत्व उभर कर सामने आए और रेलवे की एक बड़ी हड़ताल से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता है, श्रमिक नेता के रूप में, जो इस देश के रक्षा मंत्री तक के पद तक पहुँचे। तो वो दौर, अब ऐसा नहीं लगता कि श्रमिक नेताओं को वो महत्व मिलता है जो उनको वास्तव में समाज में मिलना चाहिए। वो दौर खत्म हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। वो दौर खत्म हो गया, वो दौर पूरी तरह से खत्म हो गया। और देखिए, पूंजी ने हर क्षेत्र को घेर लिया है जी। पूंजी का वर्चस्व हो गया है, और जिस वक्त पूंजी होगी वो पार्टियों से टिकट प्राप्त करेगा, पूंजी के बल पर चुनाव जीतेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल से लेकर के
और केरल से लेकर दिल्ली तक अब किसी प्रदेश में देखेंगे मजदूर नेता चुनाव नहीं जीत रहा है, टिकट भी नहीं पा रहा है। यहाँ टिकट नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि भिलाई शहर जो है वो पूरी तरह से एक औद्योगिक शहर है, और मेरे ख्याल से रवि आर्या जी के बाद किसी श्रमिक नेता को यहाँ पर टिकट नहीं मिली। एकमात्र रवि आर्या जी रहे। चंदूलाल चंद्राकर जी नाम के श्रमिक नेता थे, वैसे वे तो मूलतः कांग्रेसी थे और पत्रकारिता की पृष्ठभूमि थी। तो पदेन अध्यक्ष इंडिया ने बना के रखा तो था। वो मूलतः श्रमिकों की समस्याओं से लड़ने के लिए जिस तरह से किसी श्रमिक नेता को आगे आना चाहिए, किसी राजनीतिक दल को उनको अपने टिकट देनी चाहिए और जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, ये काम हमारे भिलाई में तो वर्षों से नहीं हुआ। इसके पहले बलवीर खनूजा थे शायद नाम गाँव, बलवीर खनूजा राजनांदगांव थे, यहाँ पीके मोइत्रा थे, हम यहाँ सब लोग लड़ रहे थे, आप रामलाल यादव थे, सब तो लोग थे। आपको भी समय रहते कभी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिली, एनसीपी को छोड़ किसी ने अवसर नहीं दिया, और वो इस प्रकार की स्थिति जो है बड़े औद्योगिक केंद्रों में जब तक श्रमिक नेता उभर कर नहीं आएंगे और विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे श्रमिक नेता, तब तक श्रमिकों की स्थिति का सुधार कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आने वाले समय में हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा, और राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि जिस तरह से आप छात्र नेताओं को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दे रहे हैं, जिस तरह से आप वकीलों को दे रहे हैं, जिस तरह से आप डॉक्टरों को दे रहे हैं, उस तरह श्रमिक नेताओं को भी आपको विधानसभा और लोकसभा में एक निश्चित संख्या में सीटें देनी होंगी। तब तो श्रमिकों की बात जो है दोनों सदनों तक पहुंचेगी और देश की जो बड़ी पंचायतें हैं इन श्रमिकों के लिए कुछ कर पाएंगे। कुल मिलाकर आज की चर्चा का लब्बुलुआब यह निकलता है कि श्रमिकों की उपलब्धता उनकी जनसंख्या के अनुपात में रोजगार की अनुपलब्धता श्रमिकों के शोषण का सबसे बड़ा कारण बनता है। भारत के विभिन्न राज्यों में श्रमिकों का जो अनुपात है वो अलग अलग है। यूपी और बिहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, वहां रोजगार की उपलब्धता कम है, और केरल जैसे राज्य में जहां रोजगार है लेकिन श्रमिकों की संख्या कम है, वहां श्रमिकों का वेतन ज़्यादा है। तो इस प्रकार यदि केंद्र सरकार संख्या के अनुपात में रोजगार की व्यवस्था करे, आबादी के अनुपात में रोजगार की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से विसंगतियां दूर होगी और हर श्रमिक को अपने काम का पर्याप्त जो है वो धन मिलेगा। केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो रोजगार के अवसर आबादी के हिसाब से, श्रमिकों की जनसंख्या के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाए, और इस अवसर को प्राप्त करने के बाद रोजगार के साथ साथ रोजगार का सही मूल्य जो है, सही दरें भी जो है वो श्रमिक पा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए और समाचारों के लिए आप आरसीएन के साथ बने रहें। आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मजदूरों के बारे में आपने सोचा, ये बड़ी बात है।